वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल में। परमाणु संरचना की पिछली क्लास तक हम लोगों ने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याओं में मैंने बताया था कि क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताती हैं। कोई की इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस ऑर्बिटल में है, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है। तो इन चार बातों की जरूरत हमको पड़ती है। तो इन चार बातों को बताने के लिए चार क्वांटम संख्याएं हैं। कोश को जो बताए वो मुख्य क्वांटम संख्या n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी हो सकता है। दूसरा उपकोश को जो बताता है उसे दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं या एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। L से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। और इसमें किसी n के मान के लिए, किसी मुख्य क्वांटम संख्या के मान के लिए जो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान होता है वो 0 से लेके n-1 तक होता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने स्पष्ट किया था कि जो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान है, L का मान s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, d ऑर्बिटल के लिए 2 होता है और f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। फिर उसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में उपस्थित होगा, और इसे m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान L के मान यानी दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। इसमें इसका जो मान है वो -L से लेकर के +L तक होता है और इसके कुल मानों की जो संख्या है, कुल मानों की संख्या 2l+1 होती है। कुल मानों की संख्या किसी L के लिए m के कुल मानों की संख्या 2l+1 होती है। जैसे s ऑर्बिटल के लिए है ना 0 होता है L का मान, तो m का मान 0। p ऑर्बिटल के लिए L का मान 1 होता है तो m का मान -1, 0 + 1। d ऑर्बिटल के लिए L का मान 2 तो m का मान -2, -1, 0 +1 +2। देखिए 5 मान 2l, अगर L का मान 2 है तो 2l+1 के हिसाब से 2 2 जा 4 +5 5 मान होने चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मान है। ऐसे ही f उपकोश के लिए L का मान 3 होता है और इसलिए -3, -2, -1, 0 +1 +2 और +3 7 मान होगा, इसलिए f उपकोश में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसके अलावा चौथी जो क्वांटम संख्या है उसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसके बारे में मैंने समझाया था, इसे s से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है। अगर हमने आपको पहले ही बताया है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों के चक्रण विपरीत होते हैं। तो एक अगर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। तो s का जो मान होता है एक के लिए यानी क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहा है उसके लिए -½ होता है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे छूट गया था, मैं यहाँ बताना भूल गया था। यहाँ पे L के मान से ऑर्बिटल कोणीय संवेग की गणना की जाती है। L के मान से ऑर्बिटल कोणीय संवेग, ऑर्बिटल कोणीय संवेग, ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान होता है √L, L+1 h कट का जो मान है वो h/2π होता है। जैसे अगर s एक आध ले लें, s ऑर्बिटल के लिए बात करें तो s ऑर्बिटल के लिए L का मान 0 होता है तो ऑर्बिटल कोणीय संवेग 0, 0 + 1 तो 1 और 1 का रूट जो है 1, तो केवल h कट 0 में 1 जोड़ोगे 0 ही आएगा, है ना। तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, लेकिन 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान 0 होता है। p ले लेंगे तो L का मान 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 × 1 + 1 2,
2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, तो √2 h कट है ना, ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये इसे कहते हैं ऑर्बिटल कोणीय संवेग। आइए अपनी क्लास को, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, अब हम इसको आगे ले चलते हैं। आगे इस टॉपिक में हम ये निर्धारित करेंगे कि किसी उपकोष की ऊर्जा कितनी है। उपकोष, जैसे पहले कोष में एक उपकोष होता है 1s, दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं 2s 2p, तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं 3s 3p 3d, चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं 4s 4p 4d और 4f, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन जरूरत हमको f उपकोष तक ही पड़ती है। जितने हमारे पास तत्व ज्ञात है हमको पीरियोडिक टेबल में, उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए s से अधिक उपकोषों की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें फिलहाल अगर इसको हम समझें कि किस उपकोष की ऊर्जा कितनी है, किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है, ये सब बातें समझें, तो उसके लिए हमें एक नियम समझना पड़ेगा, N+L रूल। N+L रूल। इस रूल के हिसाब से किसी उपकोष के n का मान निकाल लीजिए, उसके l का मान निकाल लीजिए, n और l के मान को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जिस उपकोष के लिए n+L का मान सबसे कम आता है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे n+L का मान बढ़ता जाता है, ऊर्जा उसी क्रम में बढ़ती जाती है। तो देखिए, जिस उपकोष के लिए n+L का मान सबसे कम होता है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे उपकोषों के n+L के मान बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। एक बात तो ये हो गई। कभी कभी क्या होता है कि 2 उपकोष या 2 से ज्यादा उपकोषों के लिए n+L के मान बराबर हो जाते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा उपकोषों के लिए n+L के मान बराबर हैं, तो उनके मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान को मिलाते हैं। जिस उपकोष के मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है, और जिस उपकोष के मुख्य क्वांटम संख्या का मान ज्यादा होता है, उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के n+L के मान बराबर हैं, तो उनके n के मानों की तुलना की जाती है। जिस उपकोष के n का मान
कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। जैसे कुछ उदाहरण भी लेंगे इसके। जैसे आप देखें, यहां पे उपकोष लिए गए, यहां पे उसके n का मान, l का मान, n प्लस l का मान। सबसे पहला उपकोष 1s होता है, उसके बाद 2s, उसके बाद सेकेंड में 2p आता है, फिर तीसरे में 3s, 3p, 3d आता है, चौथे में 4s, 4p, 4d, 4f आता है, फिर 5s, 5p, इसी तरह बढ़ाते जाइए, कितना भी ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो नंबर लिखा होता है पहले, यही कोष है, यही n के मान है। n का मान 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, ये 5, ये 5। s उपकोष है, l का मान 0, यहाँ भी s उपकोष है, l का मान 0, p के लिए l का मान 1, s फिर आ गया 0, p के लिए 1, d के लिए 2, s फिर आ गया 0, p आ गया 1, d आ गया 2, f आ गया 3, s के लिए 0, p के लिए 1। समझ में आ गया सबको? अब इसको जोड़ दीजिए, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये देखिए ये भी 3 आया। तो यही मैं बात कर रहा था कि जब दो कोशों के लिए n प्लस l के मान बराबर हो जाएं, तो इनके n के मानों की तुलना की जाएगी। जिसका n कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसका n ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। ये देखिए 3 और 1 4, 3 और 2 5, 4 0 4, ये देखिए दोनों के बराबर आ गए। 4 1 5, ये देखो इसके भी बराबर आ गए। ऐसे कई सारे आएंगे। 4 2 6, 4 3 7, 5 0 5, 5 1 6। तो अब इसको समझ लीजिए, इनके ऊर्जा सबसे कम n प्लस l का मान किसका है? 1s का। तो ऊर्जा का क्रम सबसे कम 1s की ऊर्जा है, इसके बाद आएगा 2s। इन दोनों के लिए n प्लस l के मान बराबर हैं, तो जिसका n छोटा है मतलब 2p का n छोटा है, 3s का n बड़ा है, तो पहले 2p आएगा, फिर 3s आएगा। उसके बाद देखिए ये 4 है, ये 4 है, बस 2 4 हैं। तो n को कंपेयर करें, इसका 3, 3p, इसका 4, तो 3p फिर 4s। चार हो गया। अब 5 को दिखाएं, एक ये 5 है, एक ये 5 है, एक ये 5 है। तो n के मान ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 3d, फिर 4p, फिर 5s। 5s आ गया। उसके बाद 6, 4d, 5p। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं ऑर्बिटलों को। तो अब ऑर्बिटल अपनी ऊर्जा के क्रम में है ना। जिस तरह के ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित है, जो पहले आया उसकी ऊर्जा कम है, जो बाद में आ रहा है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो यही आपका n प्लस l नियम बताता है। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे पहुंचते हैं। अब हमें ऑर्बिटलों की ऊर्जा का ज्ञान है कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आएगा और कौन सा ऑर्बिटल
बाद में आएगा। तो अब हम ऑर्बिटलों की ऊर्जा को, अगर ऑर्बिटलों को उनकी ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं तो अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिटलों में या उपकोशों में भरा जाएगा, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी जो दी गई वो बताया गया ऑफ-बाउ नियम में। ऑफ-बाउ नियम नाम सुन के लग रहा होगा कि ऑफ-बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफ-बाउ वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफ-बाउ AUF-BAU ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। मतलब एक तरह से हमें निर्माण करना है, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना है। इसीलिए यहां पे ऑफ-बाउ शब्द यूज किया गया। इस नियम में क्या बताया गया? इस नियम में बताया गया जब ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का भराव सर्वप्रथम निम्नतम ऊर्जा के ऑर्बिटल में होता है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे कम होगी होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों ऊर्जा के बढ़ते क्रम के, या यही लिखे ऑर्बिटलों, यहां नहीं आगे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम के ऑर्बिटलों में भरे जाते हैं। जिस तरह से ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ेगी उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक के बाद इसमें एक भरे जाएंगे। तो ये नियम था, और इसको थोड़ा सिस्टमैटिक करने के लिए एक तरीका बता दिया गया कि जैसे देखिए 1s ऑर्बिटल है, यहां ऊपर से करते हैं। 1s ऑर्बिटल है पहला कोष, तो एक उपकोष 1s। दूसरे कोष में 2 उपकोष 2s 2p। तीसरे में 3s 3p 3d। चौथे में 4 4s 4p 4d 4f। पांचवें में 5s 5p 5d 5f 5g। अब इस तरह बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम f तक ही छोड़ रहे हैं। 6 में 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f 8s की भी जरूरत नहीं है, हमने बना लिया। अब इस तरह से इनको क्रॉस कर लेना है। इस तरह से हर लाइन में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना है। इसलिए देखिए तीर का निशान बना दे रहा हूं कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो जब ऊपर से बढ़ेंगे तो नीचे आएंगे, तो पहला आया 1s ऑर्बिटल, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद 2s ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके बाद 2p ऑर्बिटल, फिर 3s ऑर्बिटल,
फिर 3p ऑर्बिटल, फिर 4s ऑर्बिटल। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक के बाद एक क्रम में भरते जाते हैं। ये जो क्रम आ रहा है यही ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ले लें, जैसे हमने लिया सोडियम परमाणु क्रमांक 11। तो देखिए सबसे S ये उपकोष हैं और S उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। तो अब देखिए पहला क्या आया, 1s आया। तो 1s में कितना मैक्सिमम भर सकते हो, 2। तो ये 2 ऊपर भरेंगे, s के ऊपर। उसके बाद क्या आया, 2s आया। तो 2s में भी ऊपर। फिर 2p आया, देखिए 2p में p में 6 भर सकते हैं, तो ऊपर ही भरेंगे 6। देखिए 6, 2, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2p के बाद क्या आता है, 3s। तो 3s में अब आपके पास एक ही है, अधिकतम 2 भर सकते हैं। अगर 2 भर देंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास 12 नहीं थे। तो s में 2 भर सकते हैं, लेकिन 2 हमारे पास है नहीं, तो हम 2 से कम भी भर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर लिया ये ऑर्बिटल में या कोशों में। अब ये देखिए जहां पे 1 लिखा है वो पहला कोश है, जहां पे 2 लिखे 2 जगह पे लिखा है, इसलिए ये दोनों मिला के दूसरा कोश है और ये अकेला तीसरा कोश है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आपने भरे हैं, दूसरे में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। एक तरीका और होता है इसको अक्रिय गैस के रूप में लिखने का। अक्रिय गैस, हीलियम 2 होता परमाणु क्रमांक, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है ना, क्रिप्टन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है और रेडॉन का 86 होता है। ये परमाणु क्रमांक है। तो देखिए सोडियम का 11 है, 11 का नजदीकी कौन है, 2 बहुत कम है, 10। 11 का नजदीकी 10 है, 18 ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें नियॉन लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। नियॉन का कितना होता है, 10। तो 2, 2, 4, 6, 10। एक यही वाला बचा, तो इसको लिख देंगे 3s1। जैसे दूसरा लेते हैं कैल्शियम 20। इसका करते हैं पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 2p के बाद 3s, 3s में 2, 3s के बाद 3p, 3p में 6। देखिए कितने भर दिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। और 3p के बाद देखें 4s, तो 4s में 2 भर देंगे तो 20 हो जाएगा। कोशों में ये जहां पे 1 लिखा पहला कोश है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जगह पे लिखे हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा भी 2 जगह लिखा हुआ है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। और चौथा एक ही जगह लिखा हुआ है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, 18, आर्गन। तो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन लिखिए, 18 गिन लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, एक यही बचा। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। आशा है समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। और उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए लेते हैं मैग्नीज 25। तो पहले 1s2, फिर 2s2। अब मुझे याद है मैं लिख दे रहा हूं, है ना, आप लोगों के लिए मैंने टेबल बना दी है, वहां पे चार्ट बना दिया है, उसमें आप देख लीजिएगा। 2p6। इसको इतना प्रैक्टिस करिए, इतना ज्यादा करिए, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालिए, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाए। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और इसके बाद 3d गिन लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20, तो 5 बचे। डी में 10 भर सकते हैं, लेकिन 5 ही है। तो कोशों में लिख दें
पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2 जगह लिखा है तो 6 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा देखिए 3 जगह लिखा है, 1 2 3, तो सब में इलेक्ट्रॉन गिनिए, 6 और 2 8 और 8 5 13, तो यहां 13 इलेक्ट्रॉन तीसरे में, और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अक्रिय गैस देखिए 25 है, 25 आर्गन का 18 होता है, उसके बाद 36 आ जाता है, तो आर्गन ही लिखा जाएगा। आर्गन 18 गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 यहां तक, यानी 4s2 3d5 लिखना पड़ेगा। सॉम आ गया। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, इसी तरह करना है ना। आप बहुत सारे तत्व हैं, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख सकते हैं। एक आध दो और ले लेते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेड 80, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। गिनते भी चलिए इलेक्ट्रॉन को, ये 10 हो गए, 10 20 30 30 8 38 48, ये 54 54 55 56, इसके बाद आता है 4f14 70, फिर आता है 5d, गिन लीजिए, 10 10 20 10 30 8 38 10 48, 48 के बाद 48 बाद 54 55 56 56 4 60 60 10 70, सॉरी 82 होता है, और ये उसके बाद 6p2, लेड का 82 होता है परमाणु क्रमांक। कोशों में लिखें, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये 2 जगह लिखा है 8, तीसरा देखें 1 2 3, सॉरी 2 1 2 3, तो 6 2 8 और 10 18। चौथा देख लें, ये चौथा है, ये चौथा है, ये चौथा है, और ये 4f चौथा है, तो 32 इलेक्ट्रॉन है इसमें। पांचवें में 5s2 5p6 5d10, तो 18, और छठे में 2 और 2 4। इस तरह से अब इसके नोबल गैस के फॉर्म में करेंगे। 82 है, रेडॉन का 86 होता है, उसके पहले जेनॉन होता है, जेनॉन का 54 होता है, 54 गिन लें, यहां तक आएगा 54। उसके बाद वाला लिख दीजिए 6s2 4f14 5d10 6p2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, यह ऑफ-बाउ का नियम है। कुछ जगहों पर, या एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद ऑफ-बाउ नियम के आपको अपवाद समझाते हैं। अगला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित नियम है वो है हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड्स रूल। हुंड का नियम ये बताता है कि जब हम किसी उपकोश के ऑर्बिटलों में, मेरी बात समझिए गौर से, किसी उपकोश के ऑर्बिटलों में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब उस उपकोश के सभी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तब हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को डबल हम तभी करेंगे जब उस उपकोश के सभी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन पा चुके हो। वैसे मैंने आपको समझाया था कि किसी उपकोश के सभी ऑर्बिटलों की ऊर्जा बराबर होती है, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब एक एक सबको मिल जाएगा तब उसको डबल करेंगे। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी उपकोश के
ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो सर्वप्रथम सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तत्पश्चात उनका युग्मन होता है। युग्मन होता है कहने का मतलब p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल होते हैं। p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम, लेकिन जो 6 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, तीसरा इसमें, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, सिंगल सिंगल भर लिया। अब आप इलेक्ट्रॉन को डबल कर सकते हैं, मतलब चौथा, पांचवा, छठवां। डी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भरें। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 डी ऑर्बिटल। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां। अब छठे, अब हम डबल पूरा एक एक भर लिए तब डबल करेंगे। छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन हम तभी कर सकते हैं जब उस उपकोष के सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हों। यही आपका हुंड का नियम है। हुंड के नियम को अगर आपने समझ लिया, आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग आफबाउ नियम का अपवाद पढ़ सकते हैं। आफबाउ नियम के अपवाद। आफबाउ नियम कहता है कि सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब निम्न ऊर्जा वाला ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाएगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन को अगली ऊंची ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। लेकिन कई तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से पता चलता है कि कई बार ऐसा होता है कि निम्न ऊर्जा वाला ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा गया और उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया। इसका मतलब ये तत्व आफबाउ नियम की बात, आफबाउ नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं आफबाउ नियम के अपवाद। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको कारण बताऊंगा। जैसे आप क्रोमियम का एग्जाम्पल लें, परमाणु क्रमांक 24 होता है। अगर आफबाउ नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 होना चाहिए। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 4, 24। लेकिन होता क्या है कि अगर इस 4s को अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं, 4s में एक ऑर्बिटल होता है और 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 3d। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो और इसमें 4 तो सब में सिंगल सिंगल भरा जाएगा, 1 खाली रह जाएगा। केवल एक में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको जो खाली डी ऑर्बिटल है उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये पूरा ऑर्बिटल आधा भरा हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। और जो आधे भरे ऑर्बिटल वाले उपकोष होते हैं या पूरे भरे ऑर्बिटल वाले उपकोष होते हैं या परमाणु होते हैं, उनकी स्थायित्व ज्यादा होते हैं।
तो ये क्या करेगा कि ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन को ये ऑर्बिटल ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। अपवाद इसलिए है कि 4s की ऊर्जा 3d से कम है। 4s को पहले पूरा भरना चाहिए था, तब इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था, लेकिन 4s को बिना पूरा भरे 3d में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए ये अपवाद है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ये है ना। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो गया, आधा भर गया। ठीक, ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कॉपर का। परमाणु क्रमांक 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए और 3d9 होना चाहिए। अगर 3d में 9, तो इसका मतलब देखिए, यहां पे इसको दिखा दें, चलिए यहां बना देते हैं। 4s में 2 और 3d में 1 2 3 4 3d 1 2 3 4 5। अब डबल करेंगे 6 7 8 9। एक इलेक्ट्रॉन केवल अनपेयर्ड बचा, तो वो भी पेयर्ड होना चाहेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाता है। सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये आफबाउ के नियम का पालन नहीं कर रहा है। और यहां क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पे पूरा ऑर्बिटल भर रहा है, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है। समझ हमारी बात। ऐसे ही आपको मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ये आप करेंगे। मॉलिब्लेडनम 42 अपवाद हैं, कैसे हैं आप करिए। प्लैटिनम 78, गोल्ड 79, सिल्वर भी है 47। पैलेडियम और प्लैटिनम एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है, तो आप करिएगा। नहीं आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको करके बताऊंगा। ये अपवाद है ना। और भी अपवाद हैं, लेकिन बस आप इतना ही करिए, है ना। इतना कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आफबाउ का नियम, आफबाउ नियम के अपवाद, हुंड का नियम। एक और नियम पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित एक और नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम। इस नियम में यह बताया गया कि किसी भी परमाणु में आप 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लें, किसी भी परमाणु में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो एक ही परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उन दोनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के हैं, तो उनके मुख्य क्वांटम संख्या का मान बराबर होगा, उनकी दिगंशी क्वांटम संख्या का मान बराबर होगा, उनकी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बराबर होगा, लेकिन उनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान एक का +½ होगा और दूसरे का -½ होगा। तो एक क्वांटम संख्या डिफरेंट हो गई। इसका मतलब चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी बराबर नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्याओं के मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए किसी एक परमाणु के बराबर नहीं हो सकती। तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु
में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते। जैसे हीलियम लिया आपने, परमाणु क्रमांक 2 1s2, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पहले कोश में है और s उपकोश में। तो देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉन और द्वितीय इलेक्ट्रॉन, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो NLX के रूप में लिखा जाता है। n मतलब ये जो नंबर लिखा है, l का मतलब उपकोश और x का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों पहले ही कोश में है, तो 1 1, दोनों s उपकोश में है, 0 0। अब l 0 है तो m भी 0 होगा। तो देखो ये तीनों मान सेम हो गए, समान हो गए, लेकिन इसका मान एक का प्लस हाफ होगा और दूसरे का माइनस हाफ होगा, है ना, ये भिन्न है। तो चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं हो सकता। किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान, किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसी भी दशा में, है ना। और एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सोडियम आपने लिया 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसमें हम ले लेते हैं 8वां इलेक्ट्रॉन और इसमें 11वां इलेक्ट्रॉन है। तो 8वां इलेक्ट्रॉन p में है। अब जरा से देखें, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, समझ लें अच्छे से। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2p, ये 2 2 4, ये 5वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है, 6ठा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, 7वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है और 8वां ये वाला है, नीचे की तरफ ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो देखें n का मान, l का मान, m का मान, s का मान, ठीक। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, s में है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो 8वें और 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं। n का मान देखो कहां पे है, दूसरे कोश में है, ये तीसरे कोश में है। n का मान 8वां इलेक्ट्रॉन p उपकोश में है तो 1, ये s उपकोश में है 0, है ना। अब जब 0 है तो m का मान तो 0 हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके लिए समझना होगा। l का मान 1 है तो m का मान -1 0 +1, 3 मान होंगे m के। तो ये किसके लिए होते हैं, ऑर्बिटल के लिए। तो पहले ऑर्बिटल के लिए -1, बीच वाले के लिए 0 और आखिरी वाले के लिए +1। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कितना आ रहा है, -1। और ये देखिए, ये इस ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो -12 और ये पहला इलेक्ट्रॉन है तो +12। तो देखिए कितने मान बराबर है, एक भी मान बराबर नहीं आया, सभी मान भिन्न आए। तो सभी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी मान बराबर नहीं हो सकते। आगे बात समझ में, जैसे कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर क्वांटम संख्याओं का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कुछ तरीका मैंने बताया। जैसे ये देखें, स्कैंडियम 21 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ये है अंतिम इलेक्ट्रॉन, कहां पे है, d में। d ऑर्बिटल बना लें,
जैसे ही पता चले इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है वो उसके ऑर्बिटल तुरंत बनाइए। 3d, एक ही इलेक्ट्रॉन तो पहला इलेक्ट्रॉन यही होगा। n का मान तीसरे कोष में है 3, l का मान d उपकोष में है तो 2, और m का मान पहले ऑर्बिटल के नीचे लिखिए। 2 है l का मान, तो पहले ऑर्बिटल के लिए -2, दूसरे के लिए -1, 0, +1, +2, तो कितना आ रहा है इसके लिए -2। और s का मान अकेला इलेक्ट्रॉन है तो +½ अगर इसमें दूसरा होता तो -½ समझ में आई बात। और एक आध दो सवाल तो आप बदल के ले लेते हैं। एक तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं हैं n का मान 3, l का मान 1, m का मान 0 और s का मान -½ तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करो। अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं दी है। तो n का मान 3, तो कोष कौन सा है? कोष है तीसरा। l का मान 1, तो उपकोष कौन सा है? 1 है तो p, तो इसका मतलब इससे बना क्या? 3p। अब p ऑर्बिटल बना लीजिए। 3p 1 2 3 4 कितने 4 5 6 है ना। m का मान देखें, m का मान -1 0 +1 कितना दिया है? 0। तो 0 या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि यहीं तक भरा है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 1 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए p में, और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो p में 5 होने चाहिए। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन होता तो s का मान +½ दिया होता, -½ दिया, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो 3p5 इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके पहले का पूरा लिख दें, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई 3p तक तो चलो, वहां तक शुरू तो करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अब गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10 2 12 7 17, तो 17 परमाणु क्रमांक बराबर 17। आ गई बात समझ में। एक प्रश्न और ले लेते हैं। A, B, C और D 4 के n का मान 3, n का मान 4, n का मान 2, n का मान 3, l का मान 0, l का मान 1, l का मान 0, l का मान 2, m का मान 0, m का मान 0, m का मान 0, m का मान -1, s का मान +½ s का मान -½ s का मान +½ s का मान -½ ये 4 क्वांटम संख्या दी 4 तत्वों की। तो पहले ये निर्धारित कर लिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए 3l0 है तो ये 3s है, ये 4l1 है तो 4p है, ये 2 और l0 है तो 2s है, और ये 3d है। अब m का मान देखो, s में 0 होता है, +½ है तो पहला इलेक्ट्रॉन है,
एम एल का मान 1 है तो ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही देखो जैसे वो वाला ऊपर दिखाया था मैंने, बीच वाले के लिए 0 होता है पी में। तो एस का मान देखें, एस का मान -½ है, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये P5 है ना। ये +½ है तो पहला इलेक्ट्रॉन है। और डी में m का मान -1, -2 से शुरू होता है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, -2 -1। लेकिन s का मान -½ इसके लिए +½ है, तो इसका मतलब पहले इसको पूरा भर लें, इसको डबल कर लें, 5 2 7। तो ऊर्जा का क्रम, हालांकि यहीं से देख के लगा सकते थे, n+l को जोड़कर n+l 3 आया, देखो 3 4 2 3। तो यहां पे देखें सबसे कम 2 है, तो ये 2s, यानी कि कौन 2s किसके लिए, C के लिए है। C का ऊर्जा सबसे कम होगा। 2 के बाद ये 3, ये 3 है ना। तो L का मान मिला लें, N का मान 3 है ना, और यहां भी N का मान 3। ये 3s है और ये 3d है, तो 3s पहले आएगा A, उसके बाद A के बाद D, और सबसे बाद में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी B की। तो ये ऊर्जा का क्रम है। आशा है सबको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। परमाणु संरचना इतना ही है, हमने परमाणु संरचना में सारी बातें आपको समझा दी। सवाल क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना। आप क्वेश्चन अपने बुक से देखें, बुक से करें और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे क्वेश्चन लिख के बताएं कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, मैं वो आपको सॉल्व करके वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।